नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है महाकुंभ में अपनी सास को स्नान कराने के लिए लेकर गई बहू, लेकिन बीच संगम में सास डूब गई। घर लौटी बहू ने सबको बताया, पर बेटे को यकीन न हुआ। एक दिन खिड़की से घर में घुसे बेटे ने जब पत्नी की बातें सुनी तो उसकी चीख निकल पड़ी और गुस्से में चटाचट अपनी पत्नी के गाल पर कई तमाचे रसीद दिए। आखिर ऐसा क्या सुना बेटे ने? कुंभ में स्नान करने के लिए आजकल करोड़ों लोग, करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं और वह संगम में कुछ न कुछ रुपए के सिक्के डालते हैं और हम लोग उन्हीं सिक्कों को बीनने के लिए सुबह सवेरे ही कुंभ पर चले जाया करते हैं और पूरा दिन बस वहीं बिताते हैं। हम जहाँ पर उन सिक्कों को बीनते हैं वहाँ पर पानी थोड़ा कम गहरा रहता है। हर दिन की तरह आज सुबह भी मैं अपना यही काम करने के लिए वहाँ पर गया हुआ था कि अचानक से मेरी नज़र वहाँ पड़ी एक बुज़ुर्ग महिला पर पड़ी, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की रही होगी। उसने एक हल्की शिफॉन की सी साड़ी पहन रखी थी। शरीर ठंडा होने के कारण, उसका तापमान थोड़ा कम हो जाने के कारण उसकी सांस भी मुश्किल से ही आ पा रही थी। शायद उसको देखने पर साफ पता चल रहा था। मुझे समझ तो नहीं आया, तो मैं जल्दी से उसकी ओर भागा। जैसे ही मैंने उठाया तो देखा कि उसकी सांसें तो चल रही थीं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैंने उसे जल्दी से उठाया और अपने पास में खड़े हुए साथ के लड़के की बाइक पर बीच में उस वृद्ध महिला को बिठाया। पीछे से मैंने उसे पकड़ लिया और अपने दोस्त से मदद मांगी। उसने मुझे हमारे घर तक छोड़ दिया। घर आकर मैंने अपनी पत्नी को जल्दी से गर्म पानी करके लाने को कहा। कमरे में आग जलाई। मेरी पत्नी ने उनके कपड़े बदले, उन्हें गर्म कपड़े पहनाए। उनके हाथ पैरों की मालिश की गई। रुई के गर्म गद्दे उनके चारों तरफ लपेटे गए। लगभग 5 घंटे की कठिन मेहनत के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो जाकर मेरी जान में जान आई। मुझे सुकून हुआ कि मेरे कारण आज मैं किसी की जान बचा पाया। वैसे कहने को तो होश आ गया था, लेकिन अभी वह इतनी अच्छी हालत में नहीं थी कि कुछ बता पाती। मेरी पत्नी ने उन्हें गर्म पानी दिया, गर्म चाय बनाकर दी और अगली सुबह तक उनके कमरे में हमने बहुत गर्मी करके रखी। धीरे धीरे उनके शरीर का तापमान नॉर्मल हुआ और वह कुछ बोल पाने में सक्षम हुई। जब मैंने उनसे पूछा कि अम्मा यहाँ कैसे आ गईं, तब उन्होंने कहा, बेटा, मेरी बहू मुझे गंगा स्नान करवाने के लिए लेकर आई थी। हम तो सोच रहे थे कि किनारे पर ही स्नान करेंगे। पता नहीं बहू को क्या हो गया। उसने मुझे कहा कि माँ जी, हम बीच संगम में स्नान करेंगे और नाव से वहाँ चलते हैं। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे कि अचानक से मेरी बहू ने मुझे धक्का दे दिया और मैं वहीं गिर गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। इतनी बातें बताकर वह माताजी फूट फूट कर रोने लगीं, कहने लगीं, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू मुझसे इतनी नफरत करती है कि वह मेरी जान लेने पर भी उतारू हो जाएगी। अब बताओ मैं क्या करूं? करूं तो क्या करूं मैं? कोई मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। हो सकता है मेरा बेटा यकीन कर ले, लेकिन इस समय तो बहू इतनी अच्छी बनकर दिखा रखी है दुनिया को कि शायद से मेरी बातों पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। लेकिन माँ जी, कोई तो बात ही होगी ना? आपकी बहू ने ऐसा क्यों किया? तब वह थोड़ी सी सोच में डूबी। आंखों से आंसू गिरते हुए वह बताने लगी कि एक दिन की बात है, मैंने अपनी बहू को आवाज़ लगाई थी, तान्या, बेटा एक काम कर दे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है और फिर खाना खा लूँगी तो दवाई भी खा लूँगी। वैसे भी 2 दिन से सही से खाना नहीं खाया है। तुम लोगों के पिज़्ज़ा बर्गर के चक्कर में भूखी ही हूँ मैं तो। अगर अब भी नहीं खाऊंगी तो फिर से मेरा शुगर बढ़ जाएगा और फालतू में तुम लोग परेशान हो जाओगे।
अपने कमरे के अंदर से चिल्लाती हुई सुभद्रा जी बोली। लेकिन उधर से तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इस बात को कहे हुए बहुत देर हो गई तो फिर से सुभद्रा जी ने अपनी बहू को आवाज लगाई। फिर भी 10 मिनट बीत गए, लेकिन ना तो सुभद्रा जी की बहू तान्या ने कोई जवाब दिया और ना ही वह उनके कमरे में आई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद और कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब सुभद्रा जी की बहू ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो सुभद्रा जी अपने कमरे से धीरे से उठी और कराहती हुई छड़ी के सहारे से अपनी बहू के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू अपना सीरियल देखने में बहुत बिजी है। जब वहां जाकर सुभद्रा जी ने तान्या से कहा, बेटा, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? सुबह से भूखी हूँ। कल रात भी तुमने पिज्ज़ा बर्गर लाकर खा लिए थे और खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया था। कल सुबह भी परसों रात की बची हुई एक रोटी खाए हुए हूँ। अगर समय पर खाना नहीं खाऊंगी तो फिर से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर तुम लोग मुझे ही बोलने लगोगे। कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी ना। अपनी सास की बात को सुनकर के तान्या बोली, हाँ, तुम्हें तो कभी कुछ खाने के लिए दिया ही नहीं जाता है। ऐसे ही तो तुम इतनी सालों से हमारी छाती पर मूंग दल रही हो। ऐसे ही तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो। वह तो अच्छा है कि तुम्हें कभी भी किसी भी तरीके से किसी चीज़ की कमी नहीं की हम लोगों ने। उसके बाद भी तुम्हारी ऐसी बातें हैं। यह तो अच्छा है कि तुम मुझे ही कह रही हो। अगर घर के बाहर के लोग बाग तुम्हारी बातें सुनेंगे तो सोचेंगे कि बेचारी सास को बहू कितना प्रताड़ित करती है। अरे, क्या खराबी थी परसों रात की रोटियों में जो मैंने तुम्हें कल खाने को दी? और फिर मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया था ना कि तुम पिज़्ज़ा बर्गर मत खाओ। बच्चों का मन हुआ तो मैंने मंगा दिए। और फिर शुभम भी तो यह सब चीज़ खा ही लेते हैं। फिर रोटी किसके लिए ही बनाती मैं? और एक दिन अगर मैंने रोटी नहीं बनाई तो कौन सी आफत आ गई जो तुमने पूरा घर अपने सिर पर उठा रखा है? बैठ जाओ जाकर अपने कमरे में। अभी मेरा सीरियल चल रहा है। 20 मिनट बाद ख़त्म होगा, तब बना कर दूंगी कुछ तुम्हें खाने के लिए। इतना कहकर तान्या फिर से अपने टीवी को देखने लग गई और सुभद्रा जी बेचारी बेमन सी अपने कमरे में आकर बैठ गईं। भूख के मारे पेट में दर्द भी हो रहा था। कहते हैं ना, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। तो बेचारी सुभद्रा जी को आराम कैसे मिलता? भूख की वजह से ना तो वह बैठ ही पा रही थीं और ना वह उठ ही पा रही थीं। ऊपर से खाली पेट होने की वजह से उनको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो गई। जैसे तैसे करके बेचारी सुभद्रा जी ने अगले 30 मिनट बिताए और फिर 30 मिनट बीत जाने के बाद जब तान्या बाहर नहीं आई तब सुभद्रा जी ने एक बार फिर से उसे आवाज़ लगाई तो तान्या गुस्से में चिल्लाई, अरे सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ मैं जो चिल्लाए जा रही हो। कुछ देर में तान्या सुभद्रा जी के कमरे में आई। एक टूटी सी प्लेट में 2 सूखी रोटी, थोड़ा सा मिर्च का अचार रखकर बड़ी जोर से प्लेट पटकती हुई बोली कि ये ले ठूंस ले, ज़्यादा आग लग रही है ना तेरे पेट में। इतनी देर से शोर मचा रखा है, अब ये आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्या देख रही है? अब नहीं लगी तुझे भूख क्या? अब तक तो तूने मेरा 10 मिनट बैठना भी हराम कर दिया था। तिरछी तिरछी आंखें दिखाती हुई तान्या सुभद्रा जी को घूरती हुई वहां से चली गई। शाम को जब शिवम अपने घर आया तब तान्या उससे बोली, देखो शिवम, अपनी माँ को समझा देना। जब देखो तब सब लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाने की ही कोशिश करती रहती हैं, हमेशा। अरे यह बताओ, मैं पूरे दिन घर का काम नहीं करती क्या? ऐसी भी कौन सी चीज़ है जो मैं उन्हें लाकर नहीं देती? ऐसे भी उनका कौन सा काम नहीं करती मैं? खाना बनाना, बच्चों का काम, तुम्हारा ऑफिस का नाश्ता, सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ ना, ऊपर से तुम्हारी माँ। शुभम झुंझलाता हुआ बोला,
अब क्या हुआ तान्या? अब माँ ने क्या कह दिया तुमसे? तुमने भी बिल्कुल हद कर रखी है। ऐसे तो माँ का स्वभाव नहीं है कि उन्होंने तुमसे बिन बात के ही कुछ कहा होगा। अरे कोई तो बात होगी ना। मैं अपनी माँ को बचपन से जानता हूँ। ज़रूर तुमने ही कुछ कहा होगा। तुम जब देखो तब उनको कुछ ना कुछ कहती ही रहती हो। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं ही पागल हूँ। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। गुस्से से आग बबूला होती हुई मुंह बनाती हुई तान्या बोली। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो कह देना अपनी माँ से। अब खाना गर्म करके तुम्हें वहीं दे देंगी और सुबह ऑफिस का नाश्ता भी वहीं तैयार कर देंगी। मुझे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर तान्या चादर तानकर सो गई। शिवम थका हारा पूरे दिन का काम करे हुए अपने ऑफिस से आया था। उसने भी तान्या से ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। ना ही उसने अपनी माँ को उठाया। वह किचन में जाकर खुद से खाना गर्म करने लगा। किचन में खटपट की आवाज़ सुनकर सुभद्रा जी बाहर आईं और बोली, क्या हुआ शुभम? तू किचन में क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, तान्या की तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो मैंने सोचा खाना गरम करके मैं खुद ही ले लेता हूँ। तब सुभद्रा जी बोली, बेटा अगर ऐसी बात थी तो तू मुझे आवाज़ लगा देता। चल तू डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ, खाना मैं गरम करके लाती हूँ। सुभद्रा जी ने शुभम को खाना गर्म करके थाली में लगा कर दिया और वहाँ बैठकर उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया। इस बीच दोनों के बीच आपस में बातचीत भी हुई। शुभम ने सुभद्रा जी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस थोड़ा सा शुगर बढ़ रहा है शायद। शुभम बस मेरा आज सुबह से शुगर बढ़ रहा है। पर कैसे बढ़ रहा है माँ? कितनी बार कहा है आपसे कि अपना ध्यान रखा कीजिए, लेकिन आप हो कि अपना ध्यान ही नहीं रखती। पापा के जाने के बाद और कोई है क्या हमारे पास? माँ मैं पापा को खो चुका हूँ, अब आपको नहीं खोना चाहता। हम सुबह ही डॉक्टर के पास चलेंगे। तब सुभद्रा जी बोली, अरे बेटा इतनी चिंता की कोई बात नहीं है, तू चिंता मत कर। तब शुभम बोला, फिर शुगर कैसे बढ़ गया माँ? एक दिन से अब तक तो ठीक ही था ना। तब सुभद्रा जी ने उसे सुबह की घटना बताई, लेकिन शुभम को कड़ी हिदायत भी दी कि तान्या को कुछ भी ना बताए और गुस्सा न करे। तब शुभम ने भी अपनी माँ की बात मानी और अपनी पत्नी तान्या से अपनी माँ के सामने तो कुछ न कहा, लेकिन उसने बाद में अपनी पत्नी को उसके किए गए बर्ताव के लिए बहुत डांटा और समझाया भी कि अगर फिर से तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया तो सोच लेना तान्या, अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मेरे पिताजी की मौत के बाद माँ का कोई और नहीं है और माँ हम लोगों की जिम्मेदारी है, समझी तुम? अब शुभम के सामने तो तान्या ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन जब ऐसे ही करके अब कुछ और समय बीत गया तो शुभम ने भी अब समय के साथ तान्या की उस बात को भुला दिया। लेकिन तान्या के मन में अपनी सास के प्रति नफरत हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। शुभम के सामने तो वह अपनी सास को कुछ न कहती, लेकिन उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। अब तो वह अपने बच्चों को भी सास के पास नहीं आने देती थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहती थी, लेकिन किसी न किसी बहाने से वह अपने बच्चों को सास के पास नहीं जाने देती थी। एक दिन तान्या बाजार से सब्जी लेने के लिए गई हुई थी। सब्जी खरीद कर जैसे ही वह आगे की तरफ बढ़ी, उसके हाथ से सब्जी के थैले की एक तनी छूट गई और उसको संभालने के चक्कर में जैसे ही वह जल्दी से आगे की तरफ बढ़ी, सामने से आ रही एक महिला से वह टकरा गई। वैसे ही तान्या गुस्से में अपने घर से सब्जी लेने के लिए गई थी। ऊपर से सब्जी का थैला छूट जाने के कारण उसका गुस्सा और भी तेज हो गया और इसीलिए वह बिन किसी को सामने की ओर देखे हुए तेजी से चिल्लाई। और जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने जो औरत खड़ी थी उसको देखकर वह थोड़ा चौंक गई और फिर एकदम से हंसते हुए
उसे गले लगाती हुई बोली, मोनिका, तू यहाँ कैसे? तू तो विदेश में थी ना, फिर अचानक से यहाँ पर? दरअसल मोनिका तान्या की बचपन की सहेली थी, जिसकी शादी लगभग 2 साल पहले विदेश में हुई थी। और शादी के बाद से तान्या का मोनिका से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। इस तरीके से बाजार में अपनी बचपन की दोस्त मोनिका से मिलकर तान्या बहुत खुश हुई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। पहले तो मोनिका ने तान्या के घर जाने से मना किया, लेकिन जब तान्या ने ज़्यादा जोर दिया तो मोनिका भी उसके साथ घर आ गई। उसने मोनिका को बैठने के लिए कहा और खुद उसके लिए चाय पानी बनाकर लेकर आई। साथ में नाश्ता भी तैयार किया। तान्या की ऐसी हालत देखकर मोनिका ने उसे चढ़ाना शुरू कर दिया। वह अपने शहर की बड़ी बड़ी बातें उसको बताने लगी। तान्या भी मोनिका की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। मोनिका की एक एक बात तान्या के दिमाग पर गहरा असर छोड़ रही थी। मोनिका उससे कहने लगी कि अगर उसकी कोई सहेली उसके घर आती है तो उसकी सास उसके घर का सारा काम करती है। वह तो रानी महारानी की तरह घर पर बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती। हर हफ्ते किटी पार्टी में जाती है, हर 5वें दिन कुछ ना कुछ नया खरीद कर लाती है। महीने में एक बार उसे गोल्ड खरीदना होता है। मूवी, सिनेमा हॉल, बस उसका तो यही काम है। वह तो अपने घर में ऐश करती है और उसकी सास और उसका पति उसके इशारों पर नाचता है। ना तो उसकी सास और ना ही उसका पति उससे घर का कोई काम करने के लिए कहता है। और बस इसी तरीके से उसने तान्या को चढ़ाना शुरू कर दिया। तान्या, जो कि अपनी सास से पहले ही दुखी थी, उसे मोनिका की बातों पर जैसे एकदम से यकीन हो गया। जैसे तैसे करके उसने मोनिका को नाश्ता कराया। कुछ देर बैठने के बाद मोनिका तो वहाँ से चली गई, लेकिन तान्या के मन में वह उसकी सास सुभद्रा जी के लिए नफरत के बीजों को वह और भी ज़्यादा पानी दे गई थी। शाम को शुभम जब अपने काम से वापस आया तो तान्या का मुंह बना हुआ था। शुभम ने तान्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही लगभग 2 दिन तक चलता रहा। तान्या न घर में किसी से बात करती, ना ही किसी बात का जवाब दिया करती। बस शुभम का खाना पैक करके उसे टिफ़िन पकड़ा देती, अपने बच्चों को स्कूल का लंच पैक करके उन्हें स्कूल छोड़ दिया करती और सुभद्रा जी से तो वैसे भी बात किया नहीं करती थी। तो अब तो क्या ही करती। अब तो उसकी नफरत उनके प्रति और ज़्यादा बढ़ गई थी। जब ऐसे ही 2-3 दिन हो गए तो सुभद्रा जी ने शुभम से पूछा, बेटा, तुम दोनों के बीच कोई नोकझोंक हुई है क्या? पता नहीं क्यों तान्या का बर्ताव एकदम बदला बदला सा हो गया है। पूरे दिन गुमसुम चुपचाप सी बैठी रहती है, किसी से कोई बात ही नहीं करती। शुभम ने कहा, नहीं माँ, मेरी तो तान्या से कोई भी बात नहीं हुई है। पर हाँ, जो आप कह रही हैं यह सब तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से तान्या के बर्ताव में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और ऐसा न जाने क्यों हुआ है। इस बात का तो मुझे भी पता नहीं है। सुभद्रा जी ने शुभम को समझाया कि वह तान्या से पूछे कि आखिर हुआ क्या है। शुभम ने सुभद्रा जी की बात को सुना और बोला, ठीक है माँ, मैं तान्या से बात करता हूँ। शुभम अपने कमरे में पहुँचा और तान्या से बोला, तान्या, क्या हुआ है? अब क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? ना किसी से बात कर रही हो ना कुछ। तब तान्या ने कहा, अब क्या कर दिया मैंने? मैं ही पागल हूँ क्या इस घर में? तुम लोगों से कुछ कहो तो भी मैं ही बुरी, नहीं कहो तो भी मैं बुरी। घर की नौकरानी की जितनी इज्जत रह गई है मेरे इस घर में, मेरी सारी सहेलियों की सास तो उनके घर में उन्हें महारानी की तरह रखती हैं, और एक मैं हूँ। ना तो मेरे पति को मेरी इज्जत की कोई फिक्र है, ना ही मेरे आत्मसम्मान की। वो तो बस अपनी माँ का पिछलग्गू बना घूमता है। अरे, घर में चाहे मेरे साथ जो भी बर्ताव करो, मगर कम से कम मेरी सहेलियाँ आएँ तो उनके सामने तो मेरे साथ ढंग से बर्ताव करना चाहिए था ना। मोनिका उस दिन आई थी, मुझे कितना कुछ कह कर गई
कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। वह हर हफ्ते घूमने के लिए जाती है, हर महीने कुछ गोल्ड का खरीदती है। उसकी सास उसे घर का कोई काम नहीं करने देती। वह तो बस महारानियों की तरह घर में ऐश करती है, और एक मैं हूँ जो दिन रात घर में नौकरों की तरह काम करती है। फिर भी देखो, इज्जत दो कौड़ी की नहीं है। साफ साफ कह देती हूँ शुभम, या तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, या तो मुझे मेरे मायके छोड़ दो। मेरे बस का नहीं है इतना काम करने के बाद भी तुम लोगों के रोज रोज के ड्रामे देखना। ओहो, अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए तुम्हारा मुंह बनाया हुआ है। मेरी एक माँ का पेट तुम्हें बहुत ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। और तुम्हारी सहेली कह ही तो रही थी ना, या फिर तुमने उसके घर जाकर देखा था कि सच में वह लोग उसके साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वह इतनी वीआईपी फैमिली से है जितना वह बता रही थी। और फिर हो भी तो क्या तुम उसकी होड़ करोगी? सबके घर के अलग अलग कायदे कानून होते हैं। तुम्हें इस घर में क्या दिक्कत है? तुम्हारे लिए मैं जितना करता हूँ वह कम है क्या? अगर तुम साफ साफ कह रही हो तो मैं भी तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, मेरी माँ इसी घर में रहेंगी। तुमसे उन्होंने आज तक कभी भी कोई भी बदतमीजी नहीं की, उल्टा तुम ही उनके साथ हर बार बदतमीजी करती रहती हो। लेकिन फिर भी मेरा घर ना बिगड़े, इसीलिए वह मुझे कुछ भी नहीं कहती। तुम्हारी सारी बदतमीजियाँ खुद चुपचाप सह लेती हैं, लेकिन तुमने तो हद मचा रखी है। यह कौन सा तरीका हुआ तुम्हारा कि माँ इस घर में नहीं रहेंगी, माँ इसी घर में रहेंगी? तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकती हो। बस फिर क्या था, इतना सुनने की देर थी। बस तान्या ने अपना सामान पैक किया और गुस्से में चली गई अपने मायके। सुभद्रा जी अपने कमरे में सो चुकी थीं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह जब सुभद्रा जी उठीं तो उन्होंने कमरे में देखा कि तान्या घर में नहीं है। शुभम से पूछा तो शुभम ने बताया कि रात क्या हुआ था। सुभद्रा जी ने तो अपने बेटे को ही डांटा और बोली, यह कौन सी बात हुई शुभम? बहू से इस तरीके से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? तब शुभम बोला, माँ, मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। अपने घर जाना उसकी खुद की मर्जी थी। आप ही बताओ, मैंने उसे आज तक किस चीज़ के लिए दुखी रखा है? जितना होता है उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी उसे तो कोई बात समझ ही नहीं आती। उल्टा न जाने क्या क्या दिमाग में फितूर भरे बैठी है कि हम उससे नौकरों की तरह रखते हैं। बताओ उसको और कैसे समझाऊं मैं? जाने दो माँ, उसे जाने दो। कुछ दिन अपने घर रहेगी तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और माँ प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अब आप मजबूर मत कीजिएगा कि मैं उसको लेकर आऊँ। दिन पर दिन उसकी बदतमीजी और नखरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। अगर अभी उसको समझाया नहीं गया तो आगे बहुत देर हो जाएगी। अब सुभद्रा जी क्या ही कहती। शुभम ने उनसे पहले ही हाथ जोड़ लिए। तान्या भी अब अपने घर चली गई। 2-4 दिन तो उसके भाभी और भैया ने भी उसकी आवभगत की, लेकिन जैसे ही एक हफ्ता हुआ तो उसके भाभी भैया उससे पूछने लगे कि वह अपने घर वापस कब जा रही है, या फिर उसका पति उसे कब लेने आ रहा है। एक दिन रात को तान्या अपनी सहेली मोनिका से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तब उसकी भाभी ने उसकी सारी बातें सुन लीं और उसे पता चल गया कि तान्या घर से झगड़ा करके आई है। उसने यह बात अपने पति को बताई। अगले दिन सुबह जब तान्या नाश्ता करने टेबल पर बैठी तो उसकी भाभी का बर्ताव आज उसके प्रति कुछ अलग सा लगा। अब तो हर दिन तान्या का उस घर में एक दिन काटना भी भारी हो गया था। उसकी भाभी तान्या को हर बात पर जता ही दिया करती कि वह इस घर में अब मेहमान है, यह उसका अपना घर नहीं है। अब तान्या क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ससुराल वह जाए तो किस मुंह से जाए, और अगर नहीं जाए तो यहाँ घर में अब उसके भैया और भाभी उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। अब जब वह दुखी हो गई तो उसने अपनी सहेली मोनिका को सारी बात बताई। तो मोनिका ने उसे कुछ बताया जिसको सुनकर तान्या के चेहरे पर स्माइल आ गई
उसने अगले ही दिन बैग पैक किया और अपने ससुराल वापस आ गई। उसने सुभद्रा जी से भी अपने किए के लिए रो रो कर माफ़ी मांगी। सुभद्रा जी ने भी उसको गले लगा लिया। शुभम तान्या के इस बदले हुए व्यवहार से एकदम से चौंक गया। अब तो तान्या सुभद्रा जी को हाथों में रखती, उनके उठने से लेकर सोने तक उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखती। सुभद्रा जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उनकी वही बहू है जो कुछ दिन पहले तक उन्हें एक आंख न देखती थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया? इसका व्यवहार मेरे लिए इतना बदल गया। उधर शुभम भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि ना तो अब तान्या शुभम से किसी बात के लिए जिद किया करती और ना ही घर में कोई कलेश। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर भी शुभम का मन इस बात को हरगिज मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब से उसके पिताजी की मौत हुई और शुभम की माँ सुभद्रा जी उनके घर आईं, तब से आज तक कोई भी ऐसा दिन न गया कि तान्या ने शुभम से अपनी माँ से दूर होने को ना कहा हो। फिर एकदम से तान्या में इतना बदलाव, वो भी बिना किसी कारण के। शुभम को उसकी पत्नी तान्या पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा था। और तो और अब तो तान्या अपनी सास सुभद्रा जी के पैर भी दबाती, जब तक वो सो न जाती। उनकी बहुत सेवा करती। आज शाम को जब सारा काम खत्म करके तान्या अपने कमरे में आई, तो शुभम ने उससे पूछ ही लिया कि तान्या, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? मेरा मतलब है कि तुम्हारी याददाश्त खराब तो नहीं हुई है ना? पता नहीं, न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला सा नजर आ रहा है। शुभम की इतनी बात सुनकर भी तान्या ने हंसते हुए जवाब दिया और बोली, क्या शुभम, आज सोते वक्त मजाक करने का मूड हो गया है क्या आपका? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी याददाश्त को क्या होगा? और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तान्या का इतना शांत रूप देखकर शुभम बहुत ज़्यादा ही अचंभित हुआ। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपनी पत्नी को जवाब दिया, कुछ नहीं तान्या, जब से तुम अपने मायके से वापस लौटी हो, तब से तुम्हारे व्यवहार में मुझे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कहाँ तो तुम माँ को चूहा बिल्ली की तरह एक मिनट भी बिन लड़े नहीं छोड़ती थीं, कहाँ आज इतनी खातिरदारी करती हो। बस इसीलिए पूछ रहा था कि तुम ठीक हो या नहीं। एकदम से अगर किसी का भी इतना व्यवहार बदल जाएगा तो कोई भी इंसान सोच में पड़ेगा ही ना। ओहो शुभम, अब एक बात को लेकर कब तक आप मुझे कहते रहेंगे? मैं मानती हूँ मैं पहले जैसी थी, उस समय या तो मेरी नासमझी कह लो या फिर अज्ञानता कि मैंने माँ जी के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन शुभम, आप भी सोचो, हमारे भी तो बच्चे हैं, और जब यह बड़े हो जाएंगे और हम बूढ़े हो जाएंगे, तब अगर यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? बस इन्हीं सब चीज़ों को सोचकर मैं ऐसी हो गई हूँ। वैसे भी मुझे अपनी की गई गलतियों का बहुत पछतावा है। शुभम, मैं आगे से तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। शुभम ने भी खुश होकर अपनी पत्नी तान्या को गले से लगा लिया। दोनों ही खुश हो गए। आज शुभम भी बहुत खुश था, क्योंकि आज उसके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया था। अब से पहले वह हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे भी करके तान्या को समझ आ जाए कि शुभम के लिए उसकी माँ सुभद्रा जी भी इतनी ही ज़रूरी थी जितनी कि तान्या। और आज जब तान्या को यह बात समझ आ ही गई थी, तो शुभम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। आज शुभम बहुत खुश था। धीरे धीरे समय भी अपनी तेज रफ्तार से बढ़े जा रहा था। लगभग 4 या 5 महीने हो चुके थे। तान्या का व्यवहार पूरे तरीके से बदल चुका था। अब शुभम भी पूरी तरीके से निश्चिंत था। सर्दियां आने को थीं और प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान शुरू हो गया था। सुभद्रा जी का भी उसमें नहाने का मन हुआ, क्योंकि देश भर से करोड़ों श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। सुभद्रा जी ने भी अपने मन की बात अपने बेटे को बताई। शुभम ने भी अपनी माँ से हाँ कह दिया। रिजर्वेशन भी करा दिया गया। अचानक से पता नहीं तान्या को क्या हुआ, वह शुभम से बोली, शुभम, अगर तुम बुरा ना मानो
तो क्या मैं माँ जी के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाऊं? मेरा भी बहुत मन है। वैसे भी न्यूज़ में देखो कितना कुछ दिखा रहे हैं कि यह कुंभ स्नान 144 वर्ष बाद आ रहा है। बहुत बड़ा संयोग है। और फिर आपको तो काम भी रहता है ना। माँ जी के साथ मैं चली जाऊंगी। शुभम को भी इस बात से क्या ही दिक्कत होती, सो उसने भी इस बात के लिए हाँ कर दिया। तान्या के लिए हाँ करने से पहले उसने एक बार अपनी माँ से पूछा था कि तान्या के साथ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और उस वक्त सुभद्रा जी ने भी कह दिया कि बेटा मुझे क्या दिक्कत होगी अगर बहू जाना चाहती है। वैसे भी तेरे से ज़्यादा अच्छा ख्याल तो मेरी बहू ही रख रही है। इतना कहकर हंसती हुई सुभद्रा जी वहाँ से चली गईं। दोनों घर से वहाँ स्नान करने के लिए निकले। शुभम ने उन्हें ट्रेन में बिठा दिया था। वह दोनों सही सलामत संगम तक पहुँच जाने के बाद सुभद्रा जी ने शुभम को फ़ोन कर दिया। एक बार स्नान कर लें, फिर शुभम को फ़ोन करके बता देंगे। और बस फिर तान्या ने सुभद्रा जी से कहा कि वह बीच संगम में स्नान करेंगे, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है। वास्तव में जो पुण्य मिलेगा वह तो वहीं स्नान करके मिलेगा। सुभद्रा जी भी भोली थीं, तान्या की किसी बात को समझ न पाईं और उसके साथ बैठकर वहां पर चली गईं। तान्या की तो पहले से ही प्लानिंग थी शायद। इस बात को सुभद्रा जी और शुभम समझ ही नहीं पाए। एक नाव जिसमें वे दोनों अकेले ही बैठे थे, नाव वाला नाव चला रहा था। तान्या ने मौका देखकर सुभद्रा जी को बीच संगम में गहरे पानी में धक्का दे दिया और वहां चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, इतने गहरे पानी में कौन ही कूदता, क्योंकि वह किनारे से बहुत दूर पहुंच चुके थे। जब तक किनारे पर आकर सुभद्रा जी को ढूंढा गया तो उनका कोई पता न चला। तान्या घर आई। अचानक से तान्या को घर देखकर शुभम थोड़ा चौंक गया और बोला, तान्या इतनी जल्दी कैसे आ गईं? और माँ कहाँ है? तब तान्या रोती हुई बोली, शुभम पता नहीं, हम लोग गंगा में स्नान करने के लिए गए थे और पता नहीं कैसे माँ जी बीच नदी में उसमें गिर गईं। गिर गईं? पर कैसे गिर गईं? चिल्लाता हुआ शुभम बोला, तान्या तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? और फिर तुमने माँ को ढूंढा नहीं? शुभम शुभम मैंने माँ जी को बाहर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। शुभम को देखकर तान्या जोर जोर से रोने लगी, जैसे कि वह बहुत परेशान हो। इतनी बात सुनकर शुभम के पैरों तले तो जैसे जमीन ही निकल गई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अपनी माँ को ढूंढने के लिए वह तुरंत ही घर से निकला और संगम पहुंचा। लेकिन कई दिन तक लगातार ढूंढते रहने के बाद भी ना तो सुभद्रा जी की बॉडी ही मिली और ना ही कोई अता पता चला। शुभम हताश होकर वहां से वापस लौट आया। अब तो शुभम एकदम से चुपचाप सा रहने लगा था, ना किसी से कुछ कहता ना कुछ बोलना। धीरे धीरे देखते देखते कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो वहां से सुभद्रा जी की कोई खबर आई, ना उनका कुछ पता चला। शुभम हर रोज इस उम्मीद के साथ संगम पर बनी चौकी के प्रभारी को फोन करता और पूछता कि क्या मेरी माँ का कुछ पता चला सर। लेकिन वह हर रोज वहाँ से यही जवाब उसे सुनने को मिलता कि आपकी माँ का अभी तक कोई अता पता नहीं मिला है। कुछ दिन बाद ही तान्या एकदम नॉर्मल रहने लगी। वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। अब तो उसकी सहेलियाँ भी उसके घर खूब आया जाया करती थीं। घर के किसी काम धाम से जैसे उसको अब कोई मतलब ही नहीं रहा था। बस उसकी किटी पार्टी, इसकी सहेलियाँ, उसका यही सब चलता रहा। शुभम समझ ही नहीं पा रहा था कि तान्या को वास्तव में उसकी माँ के जाने का दुख है भी या नहीं। पता नहीं, शुभम के दिमाग में फिर से शक के बीज उभरने लगे और धीरे धीरे करके कड़ियाँ जुड़ने लगीं। शुभम को याद आया कि तान्या ने अचानक से वहाँ जाने के लिए क्यों कहा था, जबकि तान्या को इन सब चीज़ों का शौक कभी भी नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तान्या ने यह सब जानबूझकर किया हो? लेकिन उसको यह ज्ञान दिया किसने? क्या यह खुद की उसके दिमाग की उपज थी या किसी और ने उसे बताया था? और वैसे भी
तान्या जब से अपने घर से वापस आई तब से उसके व्यवहार में एकदम से इतना बदलाव कैसे आ गया? इन सब चीज़ों को शुभम दिन रात सोचता रहता। एक दिन शुभम को किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना था। वह अपने घर से निकला। आने वाले अगले 2 दिन तक शुभम को वहीं शहर में रहना था। तान्या अभी भी इसी इंतज़ार में थी। जैसे ही शुभम अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकला, उसने अपनी सहेली मोनिका को बुला लिया और घर पर दोनों मिलकर पार्टीज करने लगीं। उधर शुभम की वह मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी। अब शुभम वहां एयरपोर्ट पर पड़े रहकर क्या करता? वह अपने घर वापस लौटा। पहले उसने सोचा कि वह तान्या को फ़ोन करके बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों तान्या को परेशान किया जाए। इसीलिए खुद ही शुभम वापस अपने घर चला आया। जैसे ही वह अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसे अपने घर के अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। अब उसने सोचा कि तान्या तो घर पर अकेली ही थी, हंसने की आवाज़ किसकी आ रही है? वह घर का गेट खोलकर देखने ही वाला था कि अचानक से उसे कुछ सूझा और वह अपने घर में पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि तान्या अपनी सहेली मोनिका के साथ बैठी हुई है और वे दोनों जोर जोर से आपस में बातें कर रही थीं। मोनिका बोली, अब तो तू खुश है ना तान्या? अब तो तुझे कोई दिक्कत नहीं। देखा, मैंने तुझे कितनी अच्छी बात बताई थी। मोनिका की यह बात सुनकर शुभम एकदम से सफ़ेद हो गया। तभी उसे तान्या की आवाज़ सुनाई दी। तान्या बोली, हाँ यार, अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता? पूरी जिंदगी उस बुढ़िया को अपनी छाती पर झेलना पड़ता। अब एक ही तीर से 2 निशाने हो गए। बुढ़िया इस घर से चली भी गई और मैं शुभम की नज़रों में अच्छी भी बनी रही। अच्छा हुआ जान छूटी। दिन रात चिक 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 लगाए पड़ी रहती थी। तान्या और मोनिका की बातें सुनकर शुभम को अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी खुद की पत्नी ने उसकी माँ को घर से निकालने के लिए अपनी सास की जान लेने से भी एक कदम पीछे नहीं हटी। शुभम ने अपने फ़ोन का कैमरा निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की। धीरे से वह कमरे के बाहर पहुंचा, थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और वीडियो बनानी शुरू कर दी कि तभी मोनिका बोली, अच्छा यह बताओ कि तूने उस बुढ़िया को ठिकाने कैसे लगाया? तब तान्या ने उसे सारी बातें बताईं कि कैसे वह शुभम की नज़रों में अच्छी बनी और फिर खुद से ही शुभम को कुंभ न जाने देकर अपनी सास के साथ खुद गई। उसकी सास तो संगम में किनारे पर ही स्नान करना चाहती थी, लेकिन तान्या ने ही उसको उकसाया कि वह बीच नदी में जाकर स्नान करे। बस थोड़े से धक्के में सास नीचे नदी में गिर गई। सारी बातें सुनकर शुभम को अपने आप पर काबू न रहा। वह जोर से चिल्लाया, तान्या, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए इस हद तक जा सकती हो। और उसने लगातार 2-4 थप्पड़ तान्या को लगा दिए। मोनिका ने जैसे ही बीच में आने की कोशिश की तो शुभम उसे घूरता हुआ बोला, निकल जाओ मेरे घर से। शुक्र समझो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। और हाँ, यह मत सोचना कि तुम्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। कल ही मैं इस पर केस करूँगा, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें कि कितनी दिमागदार हो। निकलो यहाँ से। शुभम का गुस्सा देखकर मोनिका वहाँ से चली गई और अब तान्या की बारी थी। शुभम ने तान्या का बैग उठाया, उसमें 1-2 जोड़ी कपड़े भरे और तान्या और बैग दोनों को बाहर निकालकर फेंकता हुआ बोला, चली जाओ यहाँ से। बाकी की बातें मैं तुमसे कोर्ट में करूँगा। तान्या ने हाथ जोड़े और बहुत मिन्नतें की, लेकिन शुभम ने उसकी एक न सुनी। उधर सुभद्रा जी भी अब ठीक हो चुकी थीं और मोनू के कहने पर सुभद्रा जी ने भी अपने घर आने की सोची। उन्होंने सोचा कि बेटे को एक बार बता दें, यकीन करे या ना करे ये उसके ऊपर है। मोनू ने सुभद्रा जी का रिजर्वेशन करा दिया, उन्हें ट्रेन में बैठा दिया। घर का रास्ता उन्हें याद था, वैसे वैसे करके अपने घर पहुंच गईं। घर जाकर उन्होंने जैसे ही डोरबेल बजाई, दरवाज़ा शुभम ने खोला। सामने सुभद्रा जी को देखकर वह उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ,
आप कहाँ चली गई थीं? ठीक तो है ना आप माँ? उससे बात ही नहीं बन पा रही थी, बस वह रोए ही रोए जा रहा था। सुभद्रा जी ने उसे प्यार से कहा, चुप हो जा बेटा, मैं ठीक हूँ, अब अंदर तो आने दे, या दरवाजे पर ही सब कुछ पूछ लेगा। सॉरी माँ, आओ ना अंदर आओ। सुभद्रा जी को अंदर लेकर वह बैठ गया। उनके लिए बढ़िया चाय नाश्ता बनाकर लाया, लेकिन आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। चाय नाश्ता कराने के बाद वह बोला, माँ, आप कहाँ चली गई थीं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको पता है, मैं यहाँ से संगम भी गया था। 4-5 दिन पागलों की तरह आपको वहाँ ढूंढता रहा, लेकिन आप मुझे वहाँ कहीं नजर नहीं आई। माँ, कहता कहता शुभम छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। अरे पागल, जहाँ भी थी एक भला इंसान मिल गया था, वरना आज तुझे तेरी माँ नहीं मिलती। मैं तो नदी में गिर गई थी, पता नहीं कैसे बहकर वहाँ तक पहुँची थी। उसने, उसके बच्चों ने मेरा इतना ध्यान रखा, मेरी जान बचाई और आज मुझे यहाँ तक भेजने के लिए सारा प्रबंध भी किया। चल अब चुप हो जा, रोना बंद कर। पागल है, मुझे भी रुलाएगा क्या अब? बहू कहाँ है शुभम? शुभम ने कहा, बहू? नाम मत लो माँ उसका, आप नहीं जानती, मुझे सब पता चल गया है। तान्या ने जानबूझकर आपके साथ ऐसा किया। मेरा बस चलता तो मैं मार देता उसे जान से। शुभम की इतनी सारी बातें सुनकर सुभद्रा जी बोली, शुभम, यह तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने क्या तुझे ऐसे ही संस्कार दिए हैं? माँ, अब बस रहने दीजिए, अब इसमें संस्कारों की बात कहाँ से आ गई? वह औरत जो मेरी माँ को एक फूटी आंख नहीं देख सकती, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जेल जाएगी तो दाल आटे का भाव सब पता चल जाएगा। कल सुबह हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। अभी आपके लिए मैं खाना बना देता हूँ, आप खाना खाइए और सो जाइए। शुभम ने सुभद्रा जी के लिए खाना बनाया और सुभद्रा देवी खाना खाकर सो गईं। अगली ही सुबह तान्या के घर वाले, उसके माता पिता, भाई भाभी और भी कई सारे लोग गाड़ी भर के उनके घर आ गए और आते ही शुभम से उल्टा सीधा बोलने लगे। उसने सुभद्रा जी को भी 2-4 बातें सुनाई कि शुभम का गुस्सा फूट पड़ा और शुभम बोला, क्या बात है भैया, इतना चिल्लाने की कौन सी बात हो गई? इतने ही संस्कार सीखे हैं क्या आपने भी, जितने आपकी बहन ने सीखे हैं, जो मेरी माँ से इतने बुरी तरीके से चिल्लाकर बात कर रहे हो आप? खबरदार, अगर किसी ने भी मेरी माँ के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मैं तुम लोगों के मुंह लग ही क्यों रहा हूँ। जो भी हिसाब किताब करना है कोर्ट में करेंगे। शुभम की इतनी बात सुनकर तान्या के पिता चौंकते हुए बोले, कोर्ट में? पर शुभम, आखिर बात क्या हो गई? आप तो ऐसे चौंक रहे हैं पापा, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि श्रीमती जी ने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा, तभी आप उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हैं। और भाई साहब तो लगता है ज़्यादा ही अपनी बहन का पक्ष ले रहे हैं। क्यों भाई साहब? पूछा नहीं अपनी लाडली बहन से कि क्या गुल खिलाए हैं उन्होंने यहाँ, जिसकी वजह से मैं उनके नाम FIR करवाने जा रहा हूँ। इतना सुनकर तान्या आगे बढ़ी और बोली, अरे तुम क्या मेरे नाम की FIR करवाओगे? मैं खुद तुम्हारे ऊपर मुझे मारने पीटने के जुर्म में जेल में चक्की चलवाऊंगी। अब बस देखते जाओ तुम। तान्या सोच रही थी कि शुभम के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वह कहाँ जानती थी कि शुभम ने उसकी और उसकी सहेली की बातों की वीडियो बना ली है और इसीलिए वह इतना चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही थी। शुभम बोला, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी निर्लज किस्म की औरत हो, जिसको अपनी गलती पर तनिक भी पछतावा नहीं है। तब शुभम के ससुर ने कहा, लेकिन शुभम बेटा, आखिर गलती क्या हुई है तान्या से, ये तो बताओ। तब शुभम ने बिना बताए अपने ससुर को वह वीडियो दिखाई, जिसको देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हक्के बक्के रह गए। तान्या के भाई ने जैसे ही यह देखा तो उसने एक जोरदार थप्पड़ तान्या को मारा और बोला, अरे नालायक, इतनी अच्छी सास को पाकर भी तुझे उनकी कदर न हुई। हमने तो सोचा था कि तू सुधर गई है, लेकिन तूने तो पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें। बस पापा, अब जो होगा इसका, मेरी उसमें कोई भागीदारी नहीं है। यह आज से हमारे लिए मर चुकी है। मेरे ख्याल से आप भी सबको देखकर
इसकी तरफदारी नहीं करेंगे शायद। तान्या ने जब सब कुछ देखा और सुना तो वह घबरा गई और रोती हुई सुभद्रा जी के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्या पता था कि मैं किस रास्ते जा रही हूँ। मैंने अपनी दोस्त की बात मानी। माँ, मैं आपकी गुनहगार हूँ। जो भी आप मुझे सज़ा देंगी वह मुझे मंजूर होगी। तान्या बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती जा रही थी। सुभद्रा जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। तब शुभम आया और बोला, माँ, मैं इसको अपने घर में नहीं रखूँगा। ये तो भगवान की नज़र सीधी थी कि आप सही सलामत हो, वरना इसने मुझे अनाथ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे घर के दरवाजे हमेशा इसके लिए बंद हैं और तुम गलती से भी इस घर के आसपास दिखाई मत देना, समझी तुम? मैं बस पापा की शर्म करके तुम्हारे नाम की पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, वरना तो जेल में सड़ती रहोगी पूरी जिंदगी। इतना कहकर शुभम ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। तान्या के माता पिता उससे बहुत गुस्सा हुए। वह भी उसे अपने घर नहीं ले गए। 2 दिन तक तान्या शुभम के घर के बाहर ही बैठी रही। सुभद्रा जी ने शुभम को समझाया। पहले तो वह राजी नहीं हुआ, लेकिन फिर जब सुभद्रा जी ने उसे डांटा तो वह मान गया और तान्या को घर में आने दिया। जब तान्या घर आई तो सुभद्रा जी ने उसे कहा, तान्या, घर तो आ गई हो, पर मेरी भी एक शर्त है कि तुम ही अब मुझे कुंभ नहला कर लाओगी। सुभद्रा जी की बात सुनकर तान्या की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। आज तान्या सच में ही बदल चुकी है और खुशी से अपनी सास के साथ अपने घर परिवार का ध्यान रखती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।